OLE, the utopian world of online education. Hello dear students, welcome to OLE. In our previous session we studied about the force, balance and unbalanced force. So today we are going to study about the Newton's laws of motion. अच्छा, ये laws of motion जो है ये पहले गैलीलियो ने इन्वेंट किए थे, उसके बाद इसी को और ज़्यादा इस पे काम किया न्यूटन ने. एंड टुडे इट इज़ नोन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. है ना, जो जैसे जो कुतुब मीनार है ना, उसको शुरुआत में इल्तुतमिश ने बनवाना स्टार्ट किया था, पर कंप्लीट किया उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने. तो उसका नाम उन्हीं के बेस पे पड़ा कि कुतुब मीनार, और लोग भी यही जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ने बनवाई थी, राइट. तो जो फाइनल टच देता है, जो मंजिल तक पहुंचाता है, नाम उसी का होता है. जैसे आप एक दिन आपका कॉलेज स्टार्ट हुआ, आप पढ़ाई करना शुरू किए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक खूब पढ़े, 2-2 4-4 5-5 घंटे तक पढ़ाई किए. लेकिन जब एग्जाम आते 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 आप इतना टायर्ड हो गए, इतना थक गए कि पढ़ाई धीरे धीरे साइड हो गई, तो आपका नाम कोई नहीं जानेगा. टॉपर कौन बनेगा? जो रोज पढ़ता है, जो फाइनल में एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आया, लास्ट तक पढ़ता रहा, है ना. जो हिमालय है उस पे बहुत से, एवरेस्ट पे बहुत से लोग चढ़ाई करते हैं, कुछ आधी दूरी से लौट आते हैं, कुछ लौट के ही नहीं आ पाते हैं, पर नाम किसका होता है? जो टॉप पे पहुंचता है ना, जो मंजिल तक पहुंचता है, जो लक्ष्य अपना भेद देता है. ओनली दैट इज नोन, है ना. तो आवर टुडेज टॉपिक इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. Okay, so first of all we will study first law, Newton's first law of motion. अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जानने से पहले हम एक चीज और जानते हैं कि मास और इनर्शिया, इनमें क्या रिलेशन है. इनर्शिया है क्या, पहले तो ये जाने, है ना, फिर मास और इनर्शिया में क्या रिलेशन है ये जानेंगे. तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया का मतलब है कि एक जैसी स्थिति, कंडीशन, द सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन. अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो खड़े ही हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आइडल हो गए, खड़े ही है, बैठे हैं तो बैठे ही है, डांस कर रहे हैं तो डांस ही कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं तो गाना ही गा रहे हैं लगातार, है ना, बिना कुछ इधर उधर किए सिर्फ गा रहे हैं. तो ये कंडीशन कहलाती इनर्शिया की कंडीशन. पड़े हुए हैं तो पड़े ही हुए हैं, दौड़ रहे हैं तो दौड़ते ही जा रहे हैं, तो ये इनर्शिया की कंडीशन होगी, है ना. एक तरह से हम कह सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन का जो अपोज करे, जो जिसमें चेंज इन पोजीशन या चेंज इन सिचुएशन ना हो, वो एक जैसी जो कंडीशन रहे, एक जैसी जो सिचुएशन रहे, उसे हम इनर्शिया कहते हैं. अब इनर्शिया की स्टेट में अगर कोई बॉडी है तो उसको अगर हमें चेंज करना है, चेंज इन इनर्शिया से बाहर लाना है, तो हमें उस पर कुछ फोर्स करने लगाना पड़ेगा, है ना. तो जैसे एक बॉल है यहाँ पे पड़ी हुई है, इनर्शिया की कंडीशन में जैसी है वैसी ही पड़ी हुई है, कोई मोशन नहीं कर रही है. हमने इस पर कुछ फोर्स लगा दिया 1 न्यूटन का, अब ये मोशन में आ गई, इनर्शिया की स्टेट इसकी ब्रेक हो गई, टूट गई. एक पत्थर रखा हुआ है, स्टोन रखा हुआ है, ठीक बड़ा सा, इस पे भी हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, पर इसकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं हुई, है ना, चेंज इन स्टेट नहीं हुई, ये अभी भी इनर्शिया में है. फिर हमने इस पे जब 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तब ये थोड़ी दूर तक गया, यहां तक, राइट, जबकि ये 1 न्यूटन के फोर्स में ही यहां तक पहुंच गई थी बॉल. तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि बॉल का जो वेट है वो कम है ना, और जो स्टोन का वेट है वो ज्यादा है. तो स्टोन का मास भी ज्यादा है ना, ग्रेविटी तो दोनों के पास बराबर है, जितना जी यहां पे है उतना ही जी यहां पे है, लेकिन इसका मास ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ दिस बॉल. तो जहां पे मास ज्यादा होगा वो ज्यादा इनर्शिया की स्टेट में रहेगा, उसको इनर्शिया की स्टेट से
चेंज इन स्टेट करने के लिए, बाहर लाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी मास जो है, मास ये इनर्शिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनर्शिया के, है ना। इनर्शिया एक तरह का लेजीनेस, जिस सिचुएशन में, जिस पोजीशन में हो उसी में रहना, लेजीनेस, है ना। सो दिस इज द रीजन। अब जिनका मास ज्यादा होता है, जो थोड़ा हेल्दी होते हैं, वो ज्यादा इनर्शिया की कंडीशन में रहते हैं ना, उनका ज्यादा उठने का, इधर उधर काम करने का मन नहीं होता है। जिनका मास कम होता है कंपैरिजनली ज्यादा एक्टिव होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। तो इनर्शिया बेसिकली क्या है? इनर्शिया एक ही स्टेट में रहना, है ना, चेंज इन पोजीशन ना होना, चेंज इन सिचुएशन, चेंज इन स्टेट ना होना, दैट इज इनर्शिया, है ना। लोग अक्सर इनर्शिया की स्टेट में चले जाते हैं, कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस को लाइक नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो चेंजेस को लाइक करते हैं और वो काफी आगे भी जाते हैं, पर ज्यादातर लोग डोंट लाइक द चेंजेस। जैसी चल रही है लाइफ वैसी ही चलती रहे, आराम से मजा आ रहा है, राइट। सो दिस इज द इनर्शिया। अब आते हैं फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ इनर्शिया में ही रहना चाहता है अनटिल एंड अनलेस कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। एनी ऑब्जेक्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, any object want to stay in a state of inertia until an external force is not applied on it. This, any object want to stay or want to remain in same state, and that is the state of inertia, until and unless an external force is not applied on it. This is what the first law of motion. Inertia की state क्या है? अगर हम किसी बॉल को यहाँ पे रख दिए, ये मार्कर यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये मार्कर चाहेगा कि ऐसे ही रखा रहे। अब इसकी स्टेट यही रहेगी जब तक कि हम इसको इधर अपनी तरफ ना खींचे, तो इसकी स्टेट में, इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, ये इनर्शिया में ही रहेगा। अब एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? जो हम लगा रहे हैं, हमने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया और इसकी पोजीशन को चेंज किया, यहाँ तक ले आए, राइट। इसी तरह से अगर मान लो कि मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक, तो अभी मैं इनर्शिया की स्टेट में हूँ या नहीं हूँ? दौड़ता हूँ मैं दौड़ रहा हूँ या तुम दौड़ रहे हो, देन आर यू इन स्टेट ऑफ इनर्शिया और नॉट? यू विल बी इन स्टेट ऑफ इनर्शिया अगर आप लगातार दौड़ते ही जा रहे हो, दौड़ते ही रह रहे हो। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, जैसे आपने किसी फुटबॉल पे किक मार दी और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ना ही फ्रिक्शन लग रहा है, ना ही कोई और एक्सटर्नल, ना ही कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो बॉल जो है लगातार मोशन ही करती रहेगी। और ये लगातार उसका मोशन करते रहना इनर्शिया में चले जाना है, यानी वो स्टेट ऑफ इनर्शिया में चली गई। अब बॉल रुकेगी कब? जब या तो उस पर फ्रिक्शन लगे या किसी चीज से टकरा जाए, है ना। तो ये दोनों क्या होंगे? एक्सटर्नल फोर्स, जो उसकी स्पीड को, उसके मोशन को रोकेंगे, है ना। तो जब रोकेंगे तो वो चेंज ऑफ स्टेट हो जाएगी एंड इनर्शिया से वो बाहर आ जाएगा। इनर्शिया क्या है? कि एक ही स्टेट में रहना, है ना। तो बॉल अगर मूव कर रही है और मूव ही करती जा रही है, तो तब तक मूव करती रहेगी अनटिल उस पर कोई
फ्रिक्शन ना लगे या किसी से वो टकराए ना। और ये फ्रिक्शन और जो किसी चीज से टकराना, ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस जो उस बॉल पे लग के उसकी स्पीड को, उसके मोशन को रोकेंगे। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसके इफेक्ट्स देखते हैं हम। बहुत से नेचुरल इफेक्ट्स हमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के देखने को मिलते हैं, हम थोड़ा सा उस पर डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बेसिस पे कुछ उसके हम अपनी डेली लाइफ में एग्जांपल्स देखते हैं और डेली देखते हैं, है ना। जैसे कुछ एग्जांपल्स, जब आप बस में बैठे होते हो और बस अचानक से चल देती है तो आप पीछे की तरफ चले जाते हो, है ना, सीट पे पीछे की तरफ आप चले जाते हो। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम रेस्ट में हैं, इनर्सिया में हैं। हम जब बैठे हैं तो हम इनर्सिया में हैं, और जब बस चलती है तो हमारे पैरों को मोशन मिल जाता है, जबकि ऊपर का शरीर जो है वो अभी भी इनर्सिया में है ना। वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखना चाहता है, स्टेट ऑफ इनर्सिया को मेंटेन रखना चाहता है, जबकि बस जब चली तो पैर जो नीचे का हिस्सा है वो मोशन में आ गए। तो इस वजह से जब स्टेट में इनर्सिया, ऊपर का जो पोर्शन है जो इनर्सिया में है वो पीछे की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो वहीं पे है और बस आगे चली गई। आर यू गेटिंग? जैसे ये है, अब ये हिस्सा नीचे का जो है ये आगे चला गया और ये यहीं पे है, तो बस तो आगे बढ़ी ना, तो आप पीछे नहीं जाते हो, वो बस आगे आ जाती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि हम पीछे की तरफ चले गए। आर यू गेटिंग? नहीं समझे? देखो, ये आप यहां पे बैठे हो, राइट। अब हुआ क्या कि आप इसी स्टेट में हो, ये रेस्ट की पोजीशन है, ये रेस्ट की पोजीशन है। अब ये जो बस है ये यहां से यहां पहुंच गया, ठीक, आप उसी कंडीशन में हो। तो बस के आगे होने से क्या हुआ, आप पीछे हो गए, है ना, आप पीछे हो गए। जैसे वो एक मूवी थी धमाल, आपने देखी होगी शायद, या नहीं भी देखी है। तो चार दोस्त होते हैं, तो अगर 3 दोस्त पीछे चले गए, चौथा ऑटोमेटिक आगे हो गया, जबकि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं किया। चारों बराबर से खड़े हैं, पूछा कि इनमें तुम चारों में से चोरी किसने की है। मान लो किसी ने पूछा तुम चारों में से चोरी किसने की है, तो 3 पीछे चले गए, अब चौथा उसी स्टेट में रह गया जहां पे था, तो वो ऑटोमेटिकली आगे हो गया, है ना। ही वाज सरप्राइज्ड कि हर बार मैं क्यों आगे हो जाता हूँ, तो वो आगे नहीं होता है, उसके जो दोस्त हैं वो पीछे चले जाते हैं। सिमिलरली हियर क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि बस आगे चली गई, आप उसी पोजीशन में हो। अब बस आगे गई तो आपको जो आपका ऊपर का हिस्सा है वो पीछे की तरफ लगा, आपको झटका हुआ, पीछे की तरफ झटका, क्योंकि बस सीधे आगे निकल गई। या फिर इसका अपोजिट भी होता है, जब किसी बाइक पे आप बैठे होते हो और अचानक से वो ब्रेक लेता है, तो आप मोशन में होते हो, मोशन स्टेट ऑफ इनर्शिया में इस बार भी हो, इस बार मोशन में हो। और जब वो अचानक से मोशन स्टॉप होता है तो आप तब भी मोशन में रहते हो। क्यों? क्योंकि इस इनर्शिया को मेंटेन करना चाहते हो। हम इनर्शिया को मेंटेन करना चाहते हैं, उसको ब्रेक जल्दी नहीं करना चाहते हैं। एक्सटर्नल फोर्स जब लगता है तब वो ब्रेक होता है, ठीक। तो हम तो मोशन में हैं, तो वही स्टेट हम चाहते हैं कि मोशन में ही रहें। पर जब अचानक से ब्रेक लगता है मोटरसाइकिल में, तो हम अभी भी इनर्शिया की स्टेट में आगे ही जाते हैं, हम अभी भी आगे जा रहे हैं, लेकिन उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हमें झटका लगता है आगे की तरफ। हमें लगता है कि हमें झटका लगा, लेकिन वो झटका नहीं होता है, वो हम अपनी इनर्शिया की स्टेट को मेंटेन करते हैं। हम मोशन में थे, मोशन में ही आगे चले जाते हैं, है ना। आपने कभी कालीन साफ की है, जो कारपेट होती है ना, कारपेट को डंडे से पीटते हैं तेज तेज, तो होता क्या है, जब डंडे से उस पे कारपेट पे बहुत तेजी से मारते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट स्टेट में होते हैं, जो धूल मिट्टी होती है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होते हैं, ठीक। अब जब आपने डंडे से मारा उस पे, तो वो कारपेट पीछे की तरफ चली गई, कारपेट पीछे की तरफ चली गई, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं वो अभी भी स्टेट ऑफ रेस्ट में थे, अपनी पोजीशन पे रहे, और वो अलग हो गए कारपेट से, तो धूल अलग हो जाती है। जैसे और एग्जाम्पल देखो, जैसे आप छोटे पे जादू देखते हैं, या अभी भी जादू दिखाते हैं बहुत जगह, मैजिक। कैसा मैजिक कि एक टेबल है, उस पे एक कपड़ा डाला है और उस कपड़े पे कप प्लेट सब रखा हुआ है, बिस्किट, बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, और वो कपड़े को अचानक से ऐसे खींचता है
तो कुछ भी नहीं गिरता है, कप प्लेट्स और बिस्किट सब वहीं रखे रहते हैं, सिर्फ कपड़ा हट जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी कप प्लेट बिस्किट या जो कुछ भी रखा हुआ था वहां पे, वो सब स्टेट ऑफ रेस्ट में थे, और मोशन सिर्फ कपड़े को उसने दिया, वो अभी भी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो वो वहीं पे रह जाते हैं। तेजी से जब खींचा तो वो सारी चीजें, कप प्लेट वगैरह अभी भी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, सिर्फ कपड़े को मोशन दे दिया तो वो कपड़ा पीछे की तरफ चला गया, है ना, और वो सब वहीं पे रह गए। तो ये ट्रिक दिखाते हैं मैजिक शो में। और कोई एग्जाम्पल हो सकता है जो आपने देखा, सोचो। जैसे हैमर है, हैमर को जब उसका ऊपर का जो हैमर का पार्ट होता है वो जब निकल जाता है तो उसको टाइट करने के लिए हम ऐसे जमीन पे झटका देते हैं तो वो उसमें फिट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, और नीचे का जो हिस्सा है उसको हमने जब मोशन दिया तो पूरा मोशन में आ गया, पूरा हैमर मोशन में आ गया, और जब यहाँ पे टकराया तो नीचे का हिस्सा जो है उस रेस्ट में चला गया, लेकिन ऊपर का जो हैंडल, जो हैमर का ये वाला हिस्सा है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ जो भी है, मान लो इसको जब हमने जमीन पे ऐसे पटका, ठीक, तो ये वाला हिस्सा तो स्टॉप हो गया अचानक से, यहाँ पे जैसे ही ये लगा ये तो स्टॉप हो गया हिस्सा, ठीक, मोशन इसका स्टॉप हो गया, लेकिन जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये अभी भी मोशन में है, तो ये नीचे तक खसक जाता है यहाँ तक, और इस पे सेट हो जाएगा। गेटिंग? भाई पूरे हैमर को आप लेके आए और जमीन पे आपने ऐसे स्ट्राइक किया, तो जब जमीन पे स्ट्राइक किया तो इसका मोशन तो स्टॉप हो गया, जो लकड़ी का हत्था है, पर जो आयरन का ये नेल है, जो ये आयरन वाला पार्ट है, ये अभी भी मोशन में है, तो ये मोशन में नीचे तक जाएगा, यहां तक चला जाता है और सेट हो जाता है, उस पे फिट हो जाता है। So these were some of the examples we often see in our daily life on the basis of Newton's first law of motion. Okay, hope you understand now. कि और सारे एग्जाम्पल दूं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए। चलो अब सेकेंड लॉ की बात करते हैं कि क्या है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो बहुत सारी बुक्स में दिया है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन, है ना। पर इसकी एक और भी डेफिनेशन जो इससे अच्छी हो सकती है वो ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is equal to force applied on an object. Rate of change of momentum is equal to force applied on an object. इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये कोई बॉडी है या कोई फुटबॉल है, ठीक, और इस पे आपने किक मारी, फोर्स लगाया, ठीक, इसका मोमेंटम चेंज हुआ, ठीक, मोमेंटम चेंज हुआ, ये मोशन में आ गया, ठीक, तो ये इस फुटबॉल पे हमने जितना फोर्स लगाया, ठीक, उस फोर्स के प्रोपोर्शनल ये मोमेंटम होगा इस बॉल में, ठीक, और ये जो रेशियो होगा चेंज इन मोमेंटम और टाइम का, that will be equal to the force applied. That will be equal to the force applied. So that this is what our Newton's, according to Newton's second law of motion, the rate of change in momentum, rate of change of momentum is equal to force applied on an object. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, F is equal to m delta v upon t, है ना। ये क्या है? m delta v चेंज इन मोमेंटम,
और जब हम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कह देते हैं तो अपॉन टी कर दिए, कितनी देर में मोमेंटम में चेंज हो रहा है ना, कितनी देर में मोमेंटम में चेंज हो रहा है। सो दिस विल बी इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड, जितना हम फोर्स लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। अगर इसको और हम थोड़ा डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि m, अब डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कैसे चेंज हुई होगी, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन t। इसको हम यूं लिख सकते हैं m v माइनस u अपॉन t। और ये क्या होता है v माइनस u अपॉन t, यू हैव स्टडीड, ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो हम क्या कह सकते हैं, F इज इक्वल टू m इंटू ए। अब यहां से वो पहली जो डेफिनेशन हम बता रहे थे वो यहीं से दी जाती है कि फोर्स अप्लाइड ऑन एन बॉडी इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन। हम उसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, या इस तरह से कह सकते हैं फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जितना इसके मोमेंटम में चेंज होगा, है ना, दैट विल बी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो दिस इज व्हाट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं डेली लाइफ में। जब कोई गन से किसी को शूट करता है, बंदूक से गोली मारता है, तो क्या होता है उस कंडीशन में, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, जो बंदूक से गोली निकलती है उस गोली की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक। और जब किसी से जाके टकराती है, वेलोसिटी ज्यादा होने से क्या हुआ, मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, चेंज इन मोमेंटम जो है mv जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मोमेंटम बहुत ज्यादा है और अचानक जब किसी से टकराई तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, अचानक से बहुत चेंज आता है उसमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाता है। जब ये बहुत ज्यादा हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फोर्स भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। आर यू गेटिंग भाई, किसी गन से निकली जब गोली है उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, वेलोसिटी जब बहुत ज्यादा होगी तो उसका मोमेंटम भी बहुत ज्यादा होगा। और अब इस मोमेंटम से जो गोली जा रही है वो जैसे टकराई किसी से, तो टकराने पे क्या होगा, अचानक से उसकी वेलोसिटी में बहुत बड़ा चेंज आएगा, है ना, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाएगा। सडन टी इज इक्वल टू, अचानक से बिना किसी टाइम के वो टकराई और यहाँ पे टकराते ही क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम बहुत बड़ा हो गया। जो चेंज है मोमेंटम जो है, अचानक से रुक गई ना गोली, तो उससे क्या हुआ कि चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, और जब चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई तो फोर्स भी बहुत ज्यादा हो गया, और जब फोर्स बहुत ज्यादा हो गया तो बहुत बड़ा गहरा घाव बनाते हुए अंदर गोली चली जाती है मोशन करते हुए, राइट। सडन डेथ हो जाती है आदमी की ज्यादातर केसेस में। और देखते हैं कोई अच्छा एग्जाम्पल, ये है कि जैसे हमने एक शॉट खेला, ठीक, अब शॉट खेला तो बॉल क्या है, मोमेंट चेंज इन मोमेंटम हुआ, अब ये मोमेंटम से जा रही है और फील्डर जो है इसको जब कैच करेगा तो फोर्स का इफेक्ट जो उसके हाथ पे है वो जब बहुत ज्यादा होगा, चोट लगेगी। तो इस इफेक्ट को कम करने के लिए वो हाथों को पीछे खींचता है, तो जब हाथों को पीछे खींचता है तो टी बढ़ जाता है, ठीक, और जब टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम लगेगा। जो फोर्स लग रहा है उसके हाथ पे, जैसे बॉल खेली और उसने तुरंत बिना पीछे हाथ किए ऐसे कैच किया तो ज्यादा चोट लगेगी, और जब पीछे खींच लेता है तो वो कुछ टाइम दे देता है ना, बॉल को कुछ टाइम दे देता है। तो ये टाइम देने से क्या हुआ, टी की वैल्यू बढ़ गई, और जब टी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो एफ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एफ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टी के, तो टी बढ़ाओगे तो एफ क्या होगा, घटेगा, है ना, फोर्स घट जाएगा, यानी अब उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, उतनी चोट हाथ पे नहीं लगेगी जितना सीधे सीधे कैच कर लेने पे लगती। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताने की जरूरत है, सभी को मालूम है,
So Newton's third law of motion. Every action has its reaction. This is simply Newton's third law. Every action has its reaction. क्रिया प्रतिक्रिया. If you will hit on a wall, तो जितना फोर्स से आप बॉल पे मार रहे हो उतना ही फोर्स आपके हाथ पे लगा, इसी वजह से चोट लगती है हमें, है ना. जैसे आप किसी बोट पे जब चढ़ते हो, नाव कोई है पानी में, नदी में, और जब आप उस पे चढ़ते हो तो पीछे की तरफ आप आगे की तरफ जाते हो और नाव भी उतनी ही वेग से पीछे की तरफ जाती है ना. कभी देखा है. कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे जब आप कुएं से पानी खींच रहे हो, है ना, खींच रहे हो, और अचानक से रस्सी टूट जाए तो आप पीछे की तरफ चले जाते हो. क्यों? क्योंकि वो फोर्स जितना आप लगा रहे थे उतना ही वो भी लगा रहा था, तो बैलेंस था. अब आप सिर्फ फोर्स लगा रहे हो, उधर से कोई फोर्स रिएक्शन नहीं हुआ, तो आप पीछे की तरफ चले जाओगे. इसी तरह से जब हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो पीछे की तरफ झटका लगता है हमें. क्यों? क्योंकि जितना हम फोर्स से वो गन से गोली निकल रही है उतने ही फोर्स से वो पीछे भी उसका एक रिएक्शन लग रहा है. गोली जितनी फोर्स से आगे जा रही है उतने ही रिएक्शन फोर्स से पीछे की तरफ भी उतना ही फोर्स लग रहा है, इसीलिए हम पीछे की तरफ झटका खा जाते हैं, है ना. या जैसे हम लोग रस्सी से दोनों तरफ खींच रहे हैं, इक्वल फोर्सेस हैं या इम्बैलेंस फोर्सेस हैं, अनबैलेंस फोर्स है, एक तरफ हम खींच रहे हैं, ठीक, अचानक से बीच में रस्सी टूट जाए तो सारे के सारे एक के ऊपर एक गिरते हैं. क्यों? क्योंकि इधर तो फोर्स लग रहा है, उधर से रिएक्शन जो था वो अब जीरो हो गया. अगर रिएक्शन भी इक्वल होता तो बैलेंस कंडीशन बनी रहती. तो हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है. जितनी तेजी से आगे की तरफ गोली जाएगी उतनी ही तेजी से बंदूक भी पीछे की तरफ झटका मारती है. जितनी तेजी से आप मुक्का मारते हो दीवार पे, दीवार से भी उतनी ही तेजी से फोर्स आप पे अप्लाई होता है, जिस वजह से हमें चोट लगती है. ओके, सो दिस वाज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अब हम इन लॉज ऑफ मोशन पे कुछ बेसिस, इनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे अपने अगले सेशन में. इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे. विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. सो कीप रॉकिंग, कीप स्टडिंग, keep healthy and have a great time. Thank you.